हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमारा ऑफिशियल लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है हमारा जुरिडिक्शन। सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी एक्सप्लेन अबाउट द जुरिडिक्शन। सेक्शन 9, court to try all civil suits unless barred. The court shall, subject to the provision herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature except suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Explanation first. A suit in which the right of a property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rites and ceremonies. Explanation second. For the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred in explanation first, or whether or not such office is attached to a particular place. अब सेक्शन 9 ये कह के छूट गया, आप इसे पढ़ लो, आपकी हेल्प नहीं होने की, बिल्कुल नहीं होगा। इस एक्ट में इन्होंने ये 4 बातें बता दी। न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, अभिव्यक्त या अविवेकित रूप से वर्जित है, सिविल प्राकृतिक के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। इतने से काम नहीं चलता आपका। यहां जरूरत पड़ती है गुरु जी की। इस सेक्शन से, खाली सेक्शन में यहां देने से बात नहीं बनती आपकी। जरा सा क्षेत्राधिकार पर हम प्रकाश डालेंगे आपको। देखिए, किसी भी सूट को जब आप ड्राफ्ट करेंगे, वाद पत्र को ड्राफ्ट करेंगे, तब आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा जुरिडिक्शन का, कि ये जो मुकदमा हम दायर कर रहे हैं ये क्षेत्राधिकार, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, किस कारण से आता है, क्यों आता है। एक तो ये, और एक दूसरा होगा मूल्यांकन, कि हम वाद का मूल्यांकन इतने रुपए पर करते हैं और इसके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू इतने रुपए है। ये 2 पैराग्राफ प्रत्येक वाद पत्र के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं, और ये 4 लाइनें मैं नहीं समझ सकता कि एक्ट की किसी भी नए लड़के का भला कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते करता हूं। क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है। न्यायालय की वादों अर्थात मुकदमों, अपीलों एवं आवेदनों को ग्रहण करने की शक्ति की ओर इशारा करने वाला शब्द क्षेत्राधिकार कहलाता है। क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए इसको 4 वर्गों में बांटा जाता है। विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार, स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब यहां से हम बांटते हैं सिविल न्यायालय, जुडिशियल, सिविल न्यायालय। सबसे पहले सिविल न्यायालय बांटते हैं, लघुवाद न्यायालय और जिलाधीश का न्यायालय। सबसे पहले यहां से डिसाइड होगा मामले को चलते। विषय वस्तु से मतलब है क्या वाद लाया जा रहा है, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर। जैसे सब्जेक्ट मैटर देखें, अर्थात सिविल न्यायालय जिसको देखेगा, संपत्ति से विभाजन से संबंधित विवाद, इंजंक्शन या व्यदेश से संबंधित, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वाद सिविल कोर्ट देखती है।
जिला जज का न्यायालय भी सिविल जज ही होता है, लेकिन वो क्या मुकदमे देखता है, जरा देखें। वसीयत पर आधारित मुकदमे अर्थात टेस्टामेंट्री मैटर्स, डाइवोर्स, गार्जियनशिप के मामले, इंसॉल्वेंसी के मैटर, इनको सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास होता है। और ये सिविल कोर्ट्स जो होती हैं ये प्रॉपर्टी के डिवीजन के, इंजंक्शन के मैटर को देखती हैं। लघुवाद न्यायालय प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र, बंधनामे, बंधक ऋण या अविवादास्पद वाद सुन सकता है, लेकिन संपत्ति विभाजन, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे ये नहीं देखता। तो ये थी विषय वस्तुएं किसी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को डिसाइड करने के विषय में। पहली बात। दूसरी आती है स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मतलब पूरे प्रदेश से है, और स्थानीय क्षेत्राधिकार उस जिले से रिलेटेड क्षेत्राधिकार से है। जिस जिले में मुकदमा डाला जा रहा है संपत्ति उस जिले में होनी चाहिए, या कुछ न कुछ बाद की घटना उस जिले में होनी चाहिए, तभी उस जिले में मुकदमा डाला जा सकता है। यहीं पर हम राजस्व न्यायालय के बारे में बता दें। कृषि भूमि के कब्जे से संबंधित वादों को राजस्व न्यायालय देखा करते हैं। इससे संबंधित शक्तियां सिविल कोर्ट के पास नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है सेकंड। पहला तो हमने बता दिया विषय वस्तु, तो विषय वस्तु में हमने सारी संपत्तियां आपको बता दी। आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। दूसरा क्षेत्राधिकार आता स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जो भी राज्य है आपका, उसकी सीमाएं जहां तक हैं वो आपके उच्च न्यायालय की सीमाओं में कहलाएगी। तो वहां पर अपने उस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। दूसरी बात कर लेते हैं जिले की। जितना बड़ा आपका जिला है उस जिले से संबंधित जो केस है वो उस क्षेत्राधिकार में उसके जिला न्यायाधीश का सिविल जज, सिविल कोर्ट है, उस मामले को, आपके संपत्ति से संबंधित विवादों को, लघुवाद से संबंधित वादों को देखेंगे। तो इसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्राधिकार और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। उससे काम नहीं चलता आपका सेक्शन 9 से खाली से। अब क्वेश्चन आता है आर्थिक क्षेत्राधिकार। जैसे मैंने बताया था आपको, जो वैल्यूएशन ऑफ सूट होती है, एक पैराग्राफ डालना पड़ता है वाद पंथ के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ सूट। उसमें लिखना पड़ता है कि सर इतनी रकम का मेरा मुकदमा है, मेरे मुकदमे की वैल्यू ये है और आपका क्षेत्राधिकार ये है, इसलिए मेरा मुकदमा आपकी कोर्ट में सुनवाई के योग्य है। यह जुरिडिक्शन का पॉइंट आपको बताना पड़ेगा अपने मुकदमे में वाद पत्र में लिख के। इसे कहते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार। इसके मामले में कोर्टों के अलग अलग
होते हैं, जैसे मुंसिफ न्यायालय है उसका अलग क्षेत्राधिकार है, लघुवाद न्यायालय है उसका क्या क्षेत्राधिकार है, वो तो वहीं से देखो, वो की लिस्ट होती है, उसमें से देखा जाते हैं सब अधिकार, और जिला जज के न्यायालय से प्राप्त होती है। सिविल जज फर्स्ट क्लास डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, और सॉरी सिविल जज जूनियर, उसके अधिकार लिमिटेशन अलग है, सिविल जज सीनियर उसके अलग अधिकार है। और ये इन क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकारों को देखकर भी मुकदमा दायर किया जाता है। तो अब विषय वस्तु बताइए आपकी, स्थानीय प्रादेशिक बताया और आर्थिक बताया, और रही कुछ नहीं गया। अब आरंभिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार। कोर्ट के पास दो प्रकार के जुरिडिक्शन होते हैं, अर्थात मूल वाद को सुनने का या अपील को सुनने का। कुछ न्यायालय तो मूल वाद ही सुना करते हैं, जिनको हम बिल्कुल प्रारंभिक न्यायालय भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका वर्ड यूज किया आरंभिक न्यायालय, आरंभिक या अपीलीय। अपील जब भी सुनेंगे बड़े जज साहब सुनेंगे, बड़े जज साहब से सीनियर जज साहब सुनेंगे, और आरंभिक बिल्कुल वाद जो है वो बेसिक स्तर से सुना जाएगा, वाद बेसिक स्तर से सुना जाएगा। आरंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील में केवल आदेशों के खिलाफ अपील सुनी जाती है, और आरंभिक में मुकदमा सुना जाता है, मुकदमे के फैक्ट सुने जाते हैं, मुकदमे के क्या एविडेंस है और क्या राइट आपने मांगे, वो मुकदमे में के डिसाइड प्रारंभिक होते हैं। कुछ न्यायालय आरंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायालय। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, और भी न्यायालय हो सकते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायालय। ये आरंभिक क्षेत्राधिकार का, वाद का क्षेत्राधिकार इनका है, आरंभिक का। कुछ न्यायालय अपीलें सुना करते हैं, उन पर आरंभिक पावर नहीं होती, कुछ पर आरंभिक भी होती है और अपील की दोनों की होती है। अब बात करते हैं, ये तो आरंभिक क्षेत्राधिकार। अपीलीय, जिनका काम नीचे की कोर्टों के जो निर्णय दिए गए हैं उनको अपील में बैठ के सुनना होता है, वो न्यायालय अपीलीय न्यायालय कहलाते हैं। ऐसे न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो अपीलीय न्यायालय की शक्तियां कहलाती हैं। वो कौन कौन से हैं? सिविल जजेस, व्यवहार न्यायाधीश, जिनको
नीचे जो मुंसिफ न्यायालय हैं इनकी द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को सुनने की शक्ति होती है। जिला न्यायाधीश जिनको अधीनस्थ न्यायालयों की सुनने के और आदेश की शक्ति होती है। उच्च न्यायालय तो है ही अपीलीय न्यायालय, अधिकतर अपील ही होती है। बहुत कम केस है इसके बाद में उच्च न्यायालय के जो मतलब ये प्रारंभिक जुरिडिक्शन, आरंभिक जुरिडिक्शन हर एक के पास थोड़ी ना होता है। गुस्ताखी माफ हो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। एक वकील साहब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एक वकील साहब जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि आपको एक बच्चे को ट्रेनिंग पर भेजना है, एडवोकेसी की ट्रेनिंग पे, तो मैं उस बच्चे को ट्रेनिंग पे भेजूंगा जिला न्यायालय में। जानते क्यों? जिला न्यायालय में मुकदमा लड़ना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल चीजें वहीं सिखाई जाती हैं। मैं ड्राफ्टिंग की बात ही नहीं कर रहा, ड्राफ्टिंग तो वहां भी होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी है। एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिस्कवरीज, ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये वहां कहां होता है? ये एग्जामिनेशन चीफ, गवाह एग्जामिन कहां होते हैं? हाई कोर्ट में। वहां तो सिर्फ बहस ही बहस, बहस ही बहस, बहस ही बहस। तो कंप्लीट एडवोकेट के लिए सबसे पहले नीचे प्रैक्टिस करना जरूरी है जिला न्यायालय में। उसके बाद में अपीलेट कोर्ट जाए, हाई कोर्ट प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब तक जिला न्यायालय को फेस नहीं करते तब तक आप समझो कुछ नहीं। बहुत जरूरी है जिले न्यायालय में ये जो एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये तो वकील को वकील बनाती है। ड्राफ्टिंग तो वहां भी है, ड्राफ्टिंग यहां भी है। वहां ड्राफ्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये तो आप टाइपिस्टों के यहाँ से आजकल टाइप पर फॉर्म में आ रहे हैं, उन्हें देख कर 10-5 4 मुकदमे डालोगे, एक आध खराब करोगे, चार सही कर लोगे अपने। तो नीचे अपीलेट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, मैं मानता हूं सम्मानजनक जगह की जगह है। लेकिन जो कुछ नीचे सीखा जाता है, तलवाना कैसे देना है, क्या चीज देनी है, क्या किसको बुलाना है, क्या करना है, इशू कैसे फ्रेम होंगे, इशू में क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे, ये सारी की सारी बातें, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिग्री, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें। और वहां पे अपील और रिवीजन भी होते हैं नीचे। तो जिला जज में तो सारी चीजें हैं, जिला कोर्ट में। अभी बहुत सारा रह गया, अभी आगे चलते हैं, नहीं तो बहस टाइम नहीं खराब करते अपना। काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है? बेयर एक्ट है ये मेरे पास में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और केवल 4 लाइन थी जितनी इसको मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, कितने बच्चे को कैसे समझ में आए इन सरकारी बुक्स से, बेयर एक्ट से कैसे समझ में आया बच्चे को। कभी भी नहीं समझ सकते आप बेयर एक्ट से। कोई भी बेयर एक्ट से पढ़ाएगा कुछ नहीं होने वाला, समझ में नहीं आएगा आपके। काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, नंबर 1 सिविल, नंबर 2 रेवेन्यू, नंबर 3 क्रिमिनल। Now we are talking only about civil and revenue jurisdiction, not talking about the criminal jurisdiction.
CPC is dealing with civil and revenue jurisdiction. अब जरा सा सिविल सूट्स की बात कर लें कि सिविल सूट्स होते क्या हैं। वहाँ तो उसने आपको सिविल सूट बता दिया, अब जरा समझ भी तो लो सिविल सूट होते क्या हैं। गुरुजी पढ़ना चालू कर रहा हूँ, तुम नोट करना चालू करिए। सिविल राइट से संबंधित मुकदमे, सिविल ऑब्लिगेशन से संबंधित मुकदमे, सिविल ड्यूटीज से संबंधित मुकदमे, जहां ऐसे आदेशों के प्रवर्तन की बात होती है वहां सिविल न्यायालय वाद को सुनता है। ऐसे अधिकार व दायित्व जिनका संबंध मानव जीवन से होता है, ये सिविल कोड का जुडिक्शन है। सेवा से दोषपूर्ण बर्खास्तगी की दशा में प्रतिकार का वाद सिविल कोर्ट सुन सकती है। AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 16। सिविल तरीके के वाद कौन से हैं, जरा समझ ले। गैस बन रही है। अधिकार व संपत्ति से संबंधित वाद, मूर्त और अमूर्त संपत्ति के वाद, पेटेंट के बाद, ट्रेडमार्क के बाद, वोटिंग राइट के बाद, फिशरीज के बाद, संपत्ति में वादी का हित, इससे संबंधित वाद भी सिविल कैटेगरी में आते हैं। सिविल रॉन्ग के बाद, व्यवहार दोष के बाद, व्यवहार दोष की क्षतिपूर्ति के बाद, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद, ये भी सिविल रेमेडी में आते हैं। आपके खिलाफ किसी ने बदतमीजी की भाषा अखबार में निकाल दी, अपवचन बोल दिए, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा चालू कर दिया, ये भी विद्वेष मूलक अभियोजन इसी श्रेणी में आएगा। स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंजंक्शन, डिक्लेरेटरी डिक्री, इसके बाद मंदिर एवं धार्मिक संपत्ति से संबंधित वाद, राजमार्ग उपयोग के अधिकार के, मताधिकार के, पूजा पाठ के संबंध के, ये सिविल न्यायालय में आएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लाइक डाइवोर्स एटसेट्रा, सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन वगैरह, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, ये वाद इसमें आएंगे। पार्टनरशिप एक्ट से संबंधित वाद इसमें आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टमरी राइट, ईजमेंट्री राइट, ये सब सिविल न्यायालय में आएंगे। एक बात और है, जब हम अपना वाद पत्र तैयार करेंगे तो क्षेत्राधिकार के संबंध में एक पैरा हमें जरूर देना होता है कि क्षेत्राधिकार कैसे है। अब यहीं पर आपको बताता हूं, कई बार लोग गलत क्षेत्राधिकार में मुकदमा दायर कर देते हैं। क्षेत्राधिकार उस कोर्ट का होता नहीं, और क्षेत्राधिकार न होने पर मुकदमे को बहुत बड़ी हानि होने का खतरा रहता है। तो इसलिए जब भी क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न आपके जहन में हो और आप प्रतिवादी हैं,
तो उसको प्रारंभिक स्टेज पर ही मुकदमे को वापस ले लें यदि वादी हैं, और उस कोर्ट में डालें जिसका क्षेत्राधिकार है। अगर प्रतिवादी हैं तो आपको इस क्षेत्राधिकार से संबंधित आपत्ति को करना तुरंत करना चाहिए, पहली स्टेज पर, पहले दिन। जब ये आपके दिमाग में आ जाती है उसी दिन करना चाहिए। एक मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है और मामला क्या है, वसीयत की संपत्ति होगा मामला है, और वसीयत किसी पार्टी ने प्रोबेट ही नहीं कराई। तो वसीयत से संबंधित मुकदमा अगर जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पहले राइट आपको सिविल कोर्ट से प्रॉपर्टी प्रोबेट करानी पड़ेगी। उस प्रोबेट कराने के बाद आप आइए, तब आपको क्रिमिनल राइट मिलेंगे। पहले वहां सिद्ध तो करो कि यू आर ए, आप उत्तराधिकारी हैं किसी मरने वाले के। जब तक उत्तराधिकारी सिद्ध नहीं होंगे तो आप कैसे किसी के खिलाफ दावा कर सकते हो। तो ये पॉइंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन स्टार्टिंग में उठानी चाहिए। तो यहां मैंने आपको लेक्चर 4 में ज्यूरिडिक्शन बताने की बहुत कोशिश की। अब आपको कितना समझ में आया या मैं कितना समझा पाया या मैं कितना समझा नहीं पाया, ये मेरी योग्यता और निर्योग्यता पर डिपेंड करता है। आपने समझने की बहुत कोशिश करी, मैं नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने कोशिश की। कोशिशें सफल होती हैं। इसी प्रार्थना के साथ में आज आपका नमस्कार। जय हिंद।